हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षासुध नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये ट्रांसले ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से धुआं निकलता है उसमें निकलती है और वायुमंडल में फैलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, धुएं के कण, एरोसोल्स आदि सभी प्रमुख वायु प्रदूषक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मत्स्य। मछलियों में दो हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो मछलियों में दो पाए जाते हैं। इनका सक्शन गिल्स द्वारा होती है। ये जो सांस लेती है वो गिल्स द्वारा लेती है मछलियां। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हृदय कक्ष। हृदय कक्ष में मछलियों के दो होते हैं, मेंढक के तीन, मनुष्य के चार होते हैं हृदय कक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि वायु की जल की शुद्धता का कैसे पता चलता है? तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा ही जल की शुद्धता पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन है। जल उतना ही शुद्ध होगा जितनी ऑक्सीजन जल में घुली होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वयस्क मनुष्य का औसत रक्त कितना होता है? किसी भी मनुष्य का रक्त उसके बाहर का 7% होता है। सामान्य मनुष्य का औसत रक्त 5 से 6 लीटर रक्त होता है वयस्क मनुष्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रक्त में प्लाज्मा का भाग। तो रक्त में प्लाज्मा का भाग 60% होता है। पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। कई बार पूछा जाता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है पेस मेकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो 98.4% डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा ऋधाणु के प्रकार। ऋधाणु होता है जो रक्त होता है, उसके प्रकार दिए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कण, इसमें पहले देख लेते हैं लाल रक्त कण, एरेथोसाइट्स। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाल रक्त कण का। इन्हें आरबीसीएस भी बोलते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा को इनकी आरबीसीएस की कब्र कहा जाता है, यानी कि यकृत और प्लीहा में आरबीसीएस की मृत्यु होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आरबीसीएस के मुख्य कार्य। तो आरबीसीएस के मुख्य कार्य हैं, शरीर की हर कोशिका में, जो शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा शरीर, तो शरीर की हर छोटी बड़ी सभी प्रकार की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसीएस का मुख्य कार्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरबीसीएस की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कई बार पूछा जाता है कि एनीमिया रोग कैसे होता है? तो ये खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण इसका दूसरा प्रकार है रक्त का। इसको ल्यूकोसाइड WBC भी कहते हैं। 60 से 70% इसमें न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है श्वेत रक्त कण या WBC। ये जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं दोस्तों, ये किसी भी जो जैसे घाव वगैरह हो जाए उसके संक्रमण में बढ़ने में, उसे हील करने में सहायक होती हैं न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। इसको इसका निर्माण अस्थि मज्जा और यकृत या प्लीहा में होता है श्वेत रक्त कण का। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और इनका मुख्य कार्य है शरीर में जो रोग हो जाते हैं उनको संक्रमण से बचाना शरीर को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कण का क्या कार्य है। 2018 में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रक्त बिंबाणु। तो ये रक्त बिंबाणु क्या है? इसका तीसरा प्रकार है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है रक्त बिंबाणु का। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इनकी मृत्यु कब कहाँ होती है? इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है रक्त बिंबाणु की। इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून बहने के बाद खुद से बंद हो जाता है खून बहना।
या रक्त निकलना बंद हो जाता है, उसे खून का थक्का कहते हैं, रक्त का थक्का बनना कहते हैं। आपने सोचा अगर ये रक्त का थक्का ना बने तो वो ब्लड जो है वो निरंतर बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। जो रक्त का थक्का है सामान्य 2 से 5 मिनट में खून निकलना बंद हो जाता है। और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोजन। ये फाइब्रोजन जो नामक प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का बनाने के में काफ़ी सहायक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो फाइब्रोजन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वदाता रक्त समूह। तो ये स्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है कि ये जो ओ है ये सबको दिया जा सकता है। रक्त समूह जिसका ओ है स्वग्राह्य रक्त समूह। ए बी जो एक ऐसा रक्त समूह है जो हर प्रकार का रक्त ए बी वाले को दिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा अमाशय से निकलने वाले जठर रस है पेप्सिन और रेनिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता हिपेरिन है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आपने देखा होगा कि अगर ठंड भी पड़ रही हो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, फिर भी हमारे शरीर का जो अंदर जो ब्लड है वो नहीं जमता, तो ये उसका जो मुख्य कारण है वो हिपेरिन ही है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, वो हमेशा द्रव रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो ये होंगी अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी प्रकार की ग्रंथि है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेक्टिंग एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से होने वाला रोग मधुमेह है। मधुमेह यानी कि शुगर बोलते हैं मधुमेह को। आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको कई बार कहा जाता है कि इंसुलिन ले लें, तो वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है, जिसे शुगर बोलते हैं। अगर इसका इंसुलिन का कम मात्रा में स्त्राव होता है, अल्प मात्रा में, तो मधुमेह रोग हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन के अति स्त्रावन से, यानी कि अगर इंसुलिन का अधिक स्त्रावन हो रहा है तो उससे होने वाला रोग हाइपोग्लाइसीमिया है। इसमें जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका, ये भी अमावस्या, ये भी अग्नाशय का ही पार्ट है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसमें 3 कोशिका होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसमें जो बीटा से है वो इंसुलिन स्त्रावित होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिका से सेमेटोस्टेटिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस 2018 में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लार एग्जाइम। लार एंजाइम जो है ये टाइलिन और माल्टेज हो जाए, जो हमारे मुंह में जो लार होती है, जीभ जिसमें भोजन को हम निगलने में भी मदद करते हैं, ये टाइलिन और माल्टेज नामक जो एंजाइम होते हैं हमारी लार में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा जठर एंजाइम। ये जो जठर एंजाइम है ये खाने को पचाने में मदद करते हैं, ये पेप्सिन और रेनिन है। अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से रस निकलते हैं वो ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शरीर से हृदय की ओर रक्त वाहिनी, जो हमारा शरीर है, शरीर से जो हृदय की तरफ रक्त ले जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उनको शिरा बोलते हैं। और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त लाती है उसको धमनी बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारे दाएं ओर जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है और जो बाएं ओर होता है वो शुद्ध रक्त होता है। तो ये हृदय में जाने के बाद शुद्ध होकर फिर वापस से शरीर के में जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। शरीर से हृदय तक की ओर जो रक्त ले जाती है वो शिरा होती है और जो हृदय से शरीर की ओर जाती है वो धमनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा
नेक्स्ट होगा हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी कोरोनरी धमनी होगी, जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। इसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। दोस्तों 2018 यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सोते हुए मनुष्य का जो हृदय वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो वो भी 72 बार ही धड़केगा। अगर पूछा जाए आपसे कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय। जब आपका जन्म होता है तब से लेकर जब आपकी मृत्यु होती है, हृदय लगातार अपना वर्क करता रहता है, यानी कि वो धड़कता रहता है। तो अगर आप सो रहे हैं तो भी वो 72 बार ही धड़केगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा एक भ्रूण अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 150 बार धड़कता है हृदय। जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब छोटा शिशु होता है माँ के पेट में, तो वो 150 बार उसका हृदय धड़कता है। सामान्य मनुष्य से ज़्यादा धड़कता है। तो एक धड़कन में 7 मिली रक्त पंप करता है। जो हमारा रक्त हृदय होता है वो एक धड़कन में 70 मिली रक्त एक बार में पंप करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रक्तदाब मापने का यंत्र। तो रक्तदाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सिर्फ ग्रोमोमैनोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन एड्रेनालिन। यह हृदय की गति को धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं? वक, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, ये सभी उत्सर्जन अंग माने जाते हैं। उत्सर्जन अंग वो होते हैं जो हमारे शरीर से कुछ ना कुछ निकालने में सहायक होते हैं, उनको उत्सर्जन अंग बोलते हैं। जो वेस्ट होता है, जैसे वक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है कि वक की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा वक में दिन भर 180 लीटर रक्त जो निष्पन्द होता है, यानी कि फिल्टर होता है 180 लीटर डेली। और इसमें से 1.545 से 1.50 मूत्र रोजाना बनता है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि सामान्य मनुष्य में रोजाना मूत्र कितना बनता है, तो 1.50 जो है इतना डेली रक्त बनता है। बाकी रक्त वापस अवशोषित हो जाता है हमारे शरीर में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1.5 लीटर लगभग डेली मूत्र बनता है मानव शरीर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र हल्का पीले कलर का होता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। वक में जो पथरी होती है, पथरी किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग को क्या कहते हैं? या बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा का केंद्र जो वो सेरिब्रम होता है, ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दर्द, ठंडा, गर्म पहचानने का कार्य थैलेमस का होता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और हार्मोन नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जो ये मस्तिष्क के भाग हैं ये करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ईईजी किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये सेरिबेरम का कार्य है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गर्दन एक ऐसे सीधी रहती है, हमारा शरीर एक संतुलन में रहता है, तो ये सेरिबेलम का कार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्तदाब हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना, ये मेड्यूला ओब्लागेटा का कार्य है। ये हमारे जो मस्तिष्क है दोस्तों, उसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे आगे का मस्तिष्क होता है उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मध्य का मध्य मस्तिष्क, और जो सबसे पीछे होता है उसको पचस मस्तिष्क कहते हैं। जो पचस मस्तिष्क होता है उसमें ये मेड्यूला ओब्लागेटा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु पाई जाती है। मेरुरज्जु रीढ़ की जो हड्डी बोलते हैं जिसको, उसको मेरुरज्जु कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहते हैं।
तंत्रिका ऊतक की कई बार पूछा जाता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो ये न्यूरॉन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 होती है। सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर है, ये जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जो कान में होती है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अस्थि और अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। तो इसमें एंजाइम का स्त्राव होता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में। और जैसे ये है दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, लार ग्रंथि, जिससे हमें माँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को। श्वेत जो पसीना होता है, पसीना आता है, ये वाली ग्रंथि। जो आंसू हमारे वो ग्रंथि है, सभी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर, इनसे हार्मोन का स्त्राव होता है, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, प्रावटु ग्रंथि, ये सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल मार्क कर लेना। पीयूष या प्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ये मस्तिष्क में होती है प्यूटरी ग्लैंड। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है TSH। ये जो थायरोक्सिन होता है उसको से निकलने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है TSH, LTS, GTH। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि दोस्तों ये गर्दन में होती है अवटु ग्रंथि। और इसमें जो हार्मोन थायरोक्सिन, इसमें जो आयोडीन की मात्रा रहती है इस हार्मोन में, जो अवटु ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं थायरोक्सिन। और इसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है। थायरोक्सिन की कमी से जड़ मानवता या मिक्स डमा घेंगा का रोग हो जाता है। घेंगा में दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ये घेंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थायरोक्सिन की कमी से होते हैं। थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग ग्वाइटर है, एक्सोपैथेलमिया है। मोस्ट पूछा जाता है कि ग्वाइटर किसकी कमी से होता है या किससे होता है। थायरोक्सिन की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी कमी से ग्वाइटर होता है। और ये जो एक्सोपैथेलमिया है, इसमें जो नेत्र हम आँखें हैं वो फूट कर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि ग्रंथि कौन सी कहाँ पर स्थित है, तो ये अवटु प्रावटु ग्रंथि दोनों ही गर्दन में स्थित है। और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। इससे जो हार्मोन निकलता है प्रावटु से, वो कैल्सिटोनिन निकलता है। कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रावटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा लड़ो उठो हार्मोन। ये उत्तेजना का हार्मोन होता है, इसे एड्रीनेलिन हार्मोन है, इसका नाम लड़ो उठो हार्मोन। ये अधिवक ग्रंथि से निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्त्री अंडाशय हार्मोन, जो स्त्री के हार्मोन्स होते हैं वो देख लेते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सभी स्त्री के हार्मोन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं पुरुष वर्सन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये केवल पुरुषों में होता है ये वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। उपापचय क्रियाओं में का नियंत्रण करते हैं विटामिन, लवण और जल। शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत हमारी प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना। इन्हें जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कई बार होता है कि बाप बेटे की शक्ल अच्छे से मिलती है, माँ बेटी की शक्ल अच्छे से मिलती है। तो वही यही होता है कि अनुवांशिक जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो इस अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है
वो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2 में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, इसमें भरपूर ऊर्जा होती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। इसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद आदि चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी प्रोटीन में पाया जाता है। नाइट्रोजन सभी प्रोटीनों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो ये यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था। तो ये क्वाशियोर और मरामस है। इसमें जो बच्चों के हाथ पैर वो कमजोर हो जाते हैं, ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो ये 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था विटामिन का आविष्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील है। तो आप एक को याद कर लीजिए, बाकी आपको अच्छे से याद रहेंगे। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा और कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा विटामिन डी के का संश्लेषण जो हमारे शरीर द्वारा होता है। काफ़ी पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है, तो केवल डी और के ही एक ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है। विटामिन डी तो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और के हमारी आंत जो होती है, मनुष्य की आंत से स्त्रावन होता है विटामिन के का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, और इससे होने वाला रोग रतौंधी है। इसमें गाजर, दूध, अंडा आदि में विटामिन ए पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और इससे होने वाला रोग बेरी है। इस मूंगफली, तिल आदि में विटामिन बी1 पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन बी3 नियासिन होता है, और इससे होने वाला रोग पेलाग्रा है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि पेलाग्रा रोग किससे होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। और इसमें त्वचा में दाद जैसे हो जाते हैं। मांस, दूध आदि में विटामिन बी3 पाया जाता है। विटामिन बी5 देख लेते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल रासायनिक नाम होता है। मंदबुद्धि, सफ़ेद बाल होना इसकी कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा विटामिन 12। इसमें कोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा विटामिन सी। इसे एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला रोग स्कर्वी है। स्कर्वी दांतों का रोग है। इससे मसूड़े में पारिया हो जाता है दांतों में। नींबू, संतरा, आंवला इसमें जो विटामिन सी की कमी को दूर करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आंवले में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है। और दोस्तों विटामिन सी को कहते हैं कि सब्जियां काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, तो यही वजह है कि सब्जियां काटने के बाद धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, और इससे रिकेटस रोग हो जाता है सूखा बच्चों में। इसमें जो बच्चों का वजन कम हो जाता है और उनमें सूखा हो जाता है। इसमें मछली का तेल, दूध आदि विटामिन डी के स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, और इसमें जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अंकुरित गेहूं और दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जनन शक्ति किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और आंत में भी उत्पन्न और टमाटर, हरी सब्जी आदि में पाया जाता है। यह आंत से उत्पन्न होता है। मानव आंत से विटामिन के और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
शरीर का भार में का जो 65 से 75% जल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं परजीवी से होने वाली जो बीमारी है उन्हें देख लेते हैं। मलेरिया, ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पायरिया, पेचिस, कालाजार। नेक्स्ट देख लेते हैं ये परजीवी काट उससे होता है। परजीवी जो वो होता है जीवाणु देख लेते हैं। जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी आदि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। रेबीज का टीका लुई पास्कर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा विषाणु या वायरस। वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स। एड्स जो जिससे एलिजा टेस्ट होता है इसका एक HIV, तो एड्स का जिससे पता चला जाता है ये एक वायरस है। डेंगू देख लेते हैं। डेंगू ये मादा एडीज के मच्छर के काटने से होता है। डेंगू कई बार पूछा जाता है कि डेंगू कैसे होता है, तो ये मादा एडीज एजिप्टी के मच्छर काटने से होता है। इसमें तेज बुखार आता है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, चिकनगुनिया मादा एडीज एजिप्टी के काटने से ही होता है। चिकनगुनिया भी ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब देख लेते हैं वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक क्या हैं। तो लाइकेंस वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक हैं। इन्हें इसलिए सूचक कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते। नेक्स्ट देख लेते हैं एस्बेस्टोस धूल का जो संबंध वो फेफड़े से है। ये फेफड़े से ग्रसित होते हैं। शीशे का संबंध उदर से है। पारा में रक्त धाराएं ग्रसित होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनी माता रोग कैसे होता है। तो मिनी माता रोग पारा से होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। इनमें से आपका एग्जाम में जरूर ना जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर लगेगा, तो इन्हें अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।